नहीं, मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है वो बजाय कम होने के वो बढ़ती चली जा रही है। इस्तेहकाम की तरफ सियासत नहीं आ रही। इलेक्शन भी हो गए, हुकूमतें भी बन गई, लेकिन एक सियासी तूफान खड़ा है, गर्मा गर्मी हो रही है और इसका जो असरात हैं वो कौमी असम्बली के अंदर भी मौजूद है। सदर आसफ अली जरदारी के खिताब के मौका पर भी तारीखी शोर शराबा हुआ और सदर को अपना जो खिताब था वो बड़े ही मुख्तसर अंदाज में उन्होंने ख़त्म करना पड़ा। गो उन्होंने अपना मुद्दा तो बयान कर दिया था, लेकिन जिस लबो लहजे के साथ सदर ने वो खिताब करना था वो मुमकिन ना हो सका, क्योंकि अपोजिशन ने शोर शराबा ही बड़ा किया था। बल्कि कहती थी अपोजिशन कि ये जो कि सदर का मैंडेट ही नहीं है उनके पास, वो अख्तियार ही नहीं है कि वो यहाँ खिताब कर सके। बहरहाल ये तो अपोजिशन की अपनी सोच थी। जो कि सदर जरदारी हैं वो बड़े भारी मार्जिन से सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। उन्हें पाकिस्तान के जो ऐवान है उन्होंने मुंतखब किया। बहरहाल कौमी असम्बली के इस इजलास में उमर अयूब की तकरीर और उसके बाद ख्वाजा आसिफ की तकरीर ने माहौल को बहुत ही पुरजोश कर दिया, बहुत ही और तरह का माहौल पैदा कर दिया। अब हम आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि जो हजरात कौमी असम्बली में बड़े चीख चीख कर अपने बयानात दे रहे हैं, अपने खिताब कर रहे हैं, क्या कभी जो खिताब करने वाले हैं उन्होंने सोचा है कि जितनी भी सियासी जमातें जो इक़्तिदार में आई हैं जिनके मुतालिक वो बात कर रहे थे, क्या उनके बगैर उनकी कभी हुकूमतें बनी थी? इस हमाम में सारी सियासी जमातें नंगी हैं। हम इस बारे में आज के इस प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बड़े मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं कि कौमी असम्बली के इजलास के दौरान सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के खिताब के बाद उस खिताब पर बहस के लिए जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन लीडर उमर अयूब, जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है, उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की, ऐसी तकरीर की कि शायद पार्लिमानी तारीख में कभी इस तरह का लबो लहजा एक खास इदारे के मुतालिक इस्तेमाल किया गया हो। बल्कि उन्होंने बहुत ही धुआंधार तकरीर की, बल्कि उन्होंने आर्टिकल 6 का भी उसमें हवाला दिया। उनकी तकरीर को जो हुकूमती बेंचेस थे उन्होंने बड़ी तहम्मुल मजाजी से और से सुना और वो तकरीर बराह रास्त नशर भी होती रही। बहरहाल उस तकरीर के जवाब में फिर वफाकी वजीर दफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जो तकरीर की उसने तो फिर बखिए उतेर दिए। उन्होंने गौहर अयूब के वालिद उमर अयूब के दादा के मुतालिक वो बात की जिससे फिर एक तूफान खड़ा हो गया। और उनका कहना था कि अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो फिर उन इब्तदाई लोगों के खिलाफ लगाया जाए जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक डिक्टेटरशिप और आमरीत की बुनियाद रखी। बहरहाल दोनों अतराफ से जो तकरीरें थी वो बहुत ही सख्त थी। इन तकरीरों का हम समझते हैं कि ऐवान के अंदर इस तरह का माहौल पैदा करना ऐसे ही है कि क्या दुनिया को पाकिस्तान की तस्वीर क्या जा रही है। पूरी दुनिया में नशर होने वाली ये तकरीरें पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी तस्वीर पेश नहीं कर रही। पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं, जो मुल्की हालात हैं, उनके लिए ऐसी तकरीरें हम समझते हैं कि किसी सूरत भी मुनासिब नहीं, वो किसी भी सियासी जमात से तल्लुक़ रखती हो तकरीरें। बहरहाल जो कुछ हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक है, ऐसी तकरीरें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल हम इस बारे में जो तकरीरें की गई इस मुतालिक अगले रोज भी ईरान के अंदर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने तकरीरें की, बाकी रहनुमाओं ने तकरीरें की और बड़े उस तकरीर का हवाला दिया जाता रहा जो उमर अयूब ने की और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने की। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है, क्या पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ अपने दिल से कहें, हलफ देकर कहें, कौम को बताएं, क्या जिनके हवाले से ये तकरीरें की जा रही थी, जिनको एक नुक्ते पर रखते हुए जो बोला गया, जो तकरीरें की गई जिनके खिलाफ, क्या उनके बगैर कभी लोग ये इक़्तिदार में आए
ان کی چھتری کے بغیر کبھی اقتدار میں آئے، اور جس انداز سے فارم 47 کا ذکر کیا جاتا ہے، کیا 2018 میں ATS نہیں بیٹھا تھا؟ کیا 2013 کے الیکشن کے بعد بانی تحریک انصاف نے 4 حلقوں کو بنیاد بنا کر اسلام آباد کے اندر دھرنا نہیں دیا تھا؟ پارلیمنٹ میں نہیں گئے تھے، پاکستان ٹیلی ویژن پر نہیں گئے تھے؟ بہرحال اس کے بعد اگر تاریخ دیکھی جائے تو کیا 2011 کا جو جلسہ تھا جب تحریک انصاف نے بام عروج پایا، کیا وہ کسی کی مرضی کے بغیر ہو گیا تھا؟ کیا کسی کی آشیرواد کے بغیر ہو گیا تھا؟ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ان سیاسی جماعتوں کو اب بھی سنبھل جانا چاہیے، پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، تحریک انصاف ہو، ان سب جماعتوں کو اپنا احتساب کرنا چاہے، بجائے ان کے خلاف تقریریں کریں جو انہیں اس ایوان تک لاتے رہے، ان کے خلاف جس انداز سے باتیں کرنے، یہ شاید پھر آنے والے وقت میں اپنے راستے خود ہی بند کر رہے ہیں۔ بہرحال خدارہ یہ سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کریں، آپس میں گفتگو شنید کریں، ایک دوسرے کو قبول کریں، تو شاید جو جمہوریت کی کشتی جو چل رہی ہے وہ جمہوریت کی کشتی چلتی رہے۔ اگر حالات ایسے ہی رہیں گے، سیاستدان ایسے ہی لڑتے رہیں گے، تو پھر کوئی اور آئے گا تو پھر جمہوریت کا شور مچنا شروع ہو جائے گا۔ خدارہ جو سوئے ہوئے ہیں، جو جمہوریت کو چلنے دے رہے ہیں، انہیں جمہوریت کو چلنے دینے کا موقع دینا چاہیے۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی، اگر کوئی معاملات ہوئے تو پھر سیاستدان پچھتائیں گے، پھر کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے، کوئی چھپتا ہے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے اندر۔ یہ سیاسی جماعتیں جس ادارے کے متعلق باتیں کر رہی ہیں، جس ادارے کے متعلق بڑا زور شور سے تقریریں کر رہے ہیں، ان کا اقتدار جب بھی آیا ہے انہی کے سہارے آیا ہے، انہی کے تعاون سے آیا ہے۔ بہرحال یہ اپنے رویے چینج کریں، پاکستان کی عوام کی بات کریں، پاکستان کی معیشت کی بہتری کی بات کریں، اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی منزلوں کی طرف گامزن کرنے کے لیے یہ سیاستدان آپس میں مل کر بیٹھیں۔ جب یہ سیاستدان آپس میں مل کر بیٹھ جائیں گے، ایک ایسا فارمولہ طے ہو جائے گا، میثاق جمہوریت طے ہو جائے، پھر جو بھی سیاسی جماعت جیتے وہ اقتدار کرے، اور جو الیکشن ہار جائے وہ اگلے الیکشن کا انتظار کرے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔